everyone, and I welcome you all on Karya Glow. And Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज मेरा CGL का एग्ज़ाम था और आज मैं फ़र्स्ट शिफ्ट का CGL के पेपर का एनालिसिस लेकर आई हूँ। जो भी मेरे बैच में क्वेश्चंस थे, लाइक बैच इन द सेंस जो भी मेरी शिफ्ट में क्वेश्चंस थे, मैं वो डिस्कस करूँगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एसएससी जो है वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाता है। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। आप भी चेक करते रहना कि आपके सही हैं, गलत हैं, कैसा फीडबैक रहा, आप वो भी लिख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन, तो वैसे सबसे पहला इम्ब्यू था मेरे पास। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था इम्ब्यू। आपको इसका क्या बताना था? आपको इसका सिनोनिम पूछा गया था। सो इसका सिनोनिम पूछा गया था और इसका सिनोनिम जो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंस्टिल, तो ये इसका सिनोनिम था। मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें, इसके सिमिलर जो है वो पूछा गया था। तो ये था सिनोनिम का क्वेश्चन, तो इसका आंसर इंस्टिल होगा। इसके अलावा जो ईडियम पूछा गया था, ईडियम था सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस था ईडियम का नाम, और ये ईडियम था टू अवॉइड सेइंग विच साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट यू सपोर्ट। मतलब सिट ऑन द फेंस का मतलब आप ना इसको थोड़ा सा ऑप्शंस की मदद से भी कर सकते थे। सिट ऑन द फेंस का मतलब ये तो नहीं कि फेंस के साइड में जाके बैठ जाओ। ऑब्वियसली कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता किसी भी ईडियम का, कोई ऐसा पर्टिकुलरली लिटरल मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है अवॉइड सेइंग विच साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट यू सपोर्ट, कि मतलब आप किस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हो, किस पक्ष को आप सपोर्ट करते हो, आप उसके बारे में बताओ। तो ये है उसका आंसर कि जिस भी चीज़ को आप सपोर्ट करते हो, मतलब जिस भी चीज़ को आप सपोर्ट करते हो, किसी के पक्ष में हो, वो ना बताना, आप अवॉइड करो, मतलब किसी की साइड लेना अवॉइड करो। ये होता है सिट ऑन द फेंस, और ये ऐसा ऑप्शन था वहाँ पे अवेलेबल, तो आपको वहाँ टिक करना था। फिर आता है हिट अ ब्रिक वॉल। हिट अ ब्रिक वॉल का ऐसा लिटरल सेंस नहीं है कि आपने कोई ईंटों से बनी हुई दीवार को तोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। इसमें था फेस एन इनसपरेबल प्रॉब्लम और ऑब्स्टैकल वाइल ट्राइंग टू डू समथिंग। मतलब कुछ आप कर रहे हो और आपके सामने कोई ऑब्स्टैकल आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है जिससे आप जिससे आप ओवरकम करोगे। तो हिट अ ब्रिक वॉल है कि जब आप एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जब भी आप कोई चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो उसे हिट अ ब्रिक वॉल कहेंगे। ये दोनों ही ईडियम पूछे गए थे, और सिट ऑन द फेंस था और हिट अ ब्रिक वॉल था। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन नहीं भरा है या फिर आपने ये एग्ज़ाम दिया नहीं है या आप नेक्स्ट टाइम दोगे, तो ऐसा नहीं है कि ये ईडियम जो है कहीं और रिपीट नहीं हो सकते, राइट। ये सीपीओ में भी रिपीट हो सकते हैं, ये स्टेनो में भी रिपीट हो सकते हैं, ये एमटीएस में भी रिपीट हो सकते हैं, ये DSSS में भी रिपीट हो सकते हैं, ये कहीं भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस है। तो सिट ऑन द फेंस, हिट अ ब्रिक वॉल, ये दोनों आए हुए थे ईडियम्स। इम्ब्यूड का सिनोनिम पूछा हुआ था। एंड नेक्स्ट ये जो है ना, ये एक पैसिव था, मतलब इसने आपको एक्टिव दे रखा था एंड आपको फाइंड आउट करना था कि इसका पैसिव वर्जन क्या है। सो शी बेक द ब्लूबेरी केक, कुछ ऐसा ही सेंटेंस था। ऐसा ही सेम तो नहीं ला सकती थी मैं ऑब्वियसली, बट यही ऐसा कुछ सेंटेंस था। अगर आप उस शिफ्ट में थे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से। सो शी बेक द ब्लूबेरी केक, यानी कि उसने एक ब्लूबेरी केक जो है बेक किया। तो सीधी सी बात है, आपने जब पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव के जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो जब भी आप ये देखो कि V2 लग रहा है, तो पहली बात तो ये किस में चेंज होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये V3 में चेंज होगा जो कि यहाँ पे है। और अगर V2 की फॉर्म आ रखी है तो यहाँ पे वॉज के साथ आएगा। तो वर्ब भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सेंटेंस पूछा है या प्लूरल सेंटेंस पूछा है। सो द ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाय हर, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो ये एक एक्टिव पैसिव के फॉर्मेट में पूछा हुआ था, एक ही क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। एंड देन एक OWS था। Now what is the meaning of OWS? OWS means one word substitution। तो एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था कि द वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। स्टैम्प्स यानी कि जो स्टैम्प्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प को क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी सी वो होती है ना, स्टैम्प्स लगाते हैं वो एक पेपर के ऊपर, जिनको हम कहते हैं मोहरें या जो भी हैं, तो उनको कलेक्ट करने वाला, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला, वो उसका नाम क्या है? तो वो फिलाटलिस्ट होता है। जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करना उसको अच्छा लगता है, द वन हु कलेक्ट स्टैम्प, मतलब उसकी हॉबी टाइप होती है, उसको ये अच्छा लगता है। ये आप जब नाउन पढ़ोगे, कलेक्टिव नाउन, उसके कॉन्सेप्ट में, या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वहाँ पर भी पढ़ा जा सकता है। कलेक्टिव नाउन में तो नहीं, पर हाँ ये कलेक्टिव नाउन में नहीं, लेकिन नाउन के किसी एक सेक्शन में पढ़ा जा सकता है ये। और ये OWS के अंदर भी आ सकता है, और ये हर बार तो नहीं, लेकिन ये ऐसा है जो पूछा जा सकता है, मतलब बार बार इसके
बार बार ये पूछा गया भी है कुछ पेपर्स में, तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वहीं से उठ करके आया है फिलाटलिस्ट। इसका मतलब होता है जिसको स्टैम्प कलेक्ट करने का कुछ शौक हो, मतलब उसकी हॉबी टाइप हो कुछ ऐसा। एंड देन ये वाला पूछा था एरर एंड नो एरर, अगर आप उस शिफ्ट में थे तो आप ज़रूर पहचान गए होंगे। यू एंड आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सीधी सी बात है, ये पहली बात तो कौन सा क्वेश्चन है, ये है प्रोनाउन का क्वेश्चन। यू एंड आई बिल्कुल ठीक है, यू एंड आई बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हैव कंप्लीटेड योर वर्क, भाई मैं और तुम मिलके, तुम और मैं मिलकर के तुम्हारा वर्क क्यों कंप्लीट करेंगे, आर वर्क कंप्लीट करेंगे ना, हमारा काम कंप्लीट होगा। तो यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आर वर्क, कि तुमने और मैंने मिलके हमारा काम कर दिया, तो आर आना चाहिए ना कि योर। तो ये एरर का क्वेश्चन था और आपने इसमें एरर फाइंड आउट करना था। एंड देन वी हैव ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का सिनोनिम पूछा गया था जो था सिंसेयर। एक्चुअली उसमें और भी 3 थे, अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट का जो लिटरल जो उसका सिनोनिम था वो सिंसेयर था। इसके अलावा उसके एंटोनियम्स ही दे रखे थे, वो सब थे। हु और हुम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, हु एंड हुम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि हु और हुम इज़ द पर्सन यू वांटेड मी टू मीट देयर। तो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, तो इसमें हु के साथ आप जाओगे, ठीक है, हु के साथ आप जाओगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है एंड हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंटोनियम्स फॉर फ्रेंजी, कुछ फ्रेंजी से रिलेटेड आया था। अच्छा, फ्रेंजी का मतलब वैसे तो ना ये क्वेश्चन मुझे सच बताऊं तो नहीं आता था, मैंने घर पे आके चेक किया इसको, तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मेरा सही हो गया। क्यों, उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक हमेशा काम आती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंजी मतलब वहाँ पे ना कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगा नहीं, मतलब वो एक जैसे कैटेगरी के थे। जैसे एंग्री है तो फिर एंग्री जैसा था, कि मतलब वैसे फ्रेंजी का जो एंटोनियम है, फ्रेंजी का जो एंटोनियम है वो काम है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का या इस तरह से हो, कामनेस, हैप्पीनेस, हार्मनी, ये सारे यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये काम के सिनोनिम्स हैं, लेकिन है ये फ्रेंजी के एंटोनिम्स। तो वहाँ पे ना 3 मुझे ऐसे मिले, एंग्री और कुछ ऐसे एंग्री वैंग्री, मतलब जो गुस्सैल हो। तो इन तीनों में से तो सही में कोई नहीं होगा ना, ये तीनों तो उसके सिनोनिम में है। अब ये एंटोनियम पूछ रहा है तो वो काम ही हो सकता है। तो कुछ एलिमिनेशन ट्रिक से भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको हर चीज़ आती हो। कभी ऐसा नहीं होता कि पेपर में आपको हर चीज़ आती हो, ठीक है। कभी आपको अपना दिमाग, एलिमिनेशन ट्रिक सब कुछ लगाना पड़ता है, सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, इस क्वेश्चन पर मैं अभी बाद में आऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था सेटेनेरियन। एक्चुअली पूछा ये था, देखो सेंट क्या होता है, सेंट आपको याद है ना, सेंट परसेंट या 100%, तो 100 से रिलेटेड होगा। अब उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि वो इंसान जो 100 ईयर की एज पार कर चुका हो, तो सेंचुरी भी 100 से ही मिलकर बनती है, तो उस हिसाब से मैंने इस पे टिक किया और ये बिल्कुल सही है। उसी ऑप्शन में एक ये भी वर्ड था जो रिलेटिंग टू ओल्ड एज और द केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल, मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके केयर के लिए ये वर्ड का यूसेज किया हुआ था, मतलब ये उसके कुछ ऑप्शन के अंदर था, ठीक है, कुछ ऑप्शन के अंदर था। बट हमारे लिए ये सेटेनेरियन जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जिस इंसान ने 100 ईयर्स ऑफ एज पार कर लिया हो या फिर बहुत ज़्यादा एज का हो वो, ठीक है, तो जिसने मतलब अपने 100 साल पूरे कर लिए हों, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ये भी OWS का ही पार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एंड देन एक और पूछा गया था ग्रेसफुल। अच्छा, ग्रेसफुल का ना सिनोनिम नहीं पूछा था, ये सारे वैसे मैंने सिनोनिम लिख दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं, वो इसलिए ताकि आप स्टेनो या और कोई अगर एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हो तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए पूरी हेल्पफुल होगी। ज़रूरी नहीं कि इसका एनालिसिस है तो ऐसे सेम क्वेश्चन कहीं और नहीं आ सकते, कभी ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं से तो उठ के आ ही जाता है, राइट। और जो चीज़ ज़्यादा वो होते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा अभी रीसेंट वाली होती है, जो अभी रीसेंट की चीज़ें होती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ग्रेसफुल जो यहाँ पर है, ग्रेसफुल का वैसे का मतलब, ग्रेसफुल में डिग्निफाइड वर्ड दे रखा था। अब इसको भी आप एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे। एक 3 अच्छे वर्ड थे, एक बेकार सा वर्ड था, वही इसका आंसर था, वो था ऑकवर्ड। अब ग्रेसफुल है तो मतलब कोई डिग्निफाइड होगा, कल्चर्ड होगा, या ऐसे कुछ वर्ड्स दे रखे थे। अब उसमें एक था ऑकवर्ड। अब ये तो हमें पता ही है कि बच्चे को ग्रेस मार्क्स देख के पास कर दो, या ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुली उसने डांस किया, बहुत ही ग्रेसफुली उसकी हैंडराइटिंग है, बहुत अच्छा लिखा उसने, तो इसका एंटोनियम चाहिए, तो यानी कि बेकार, ऑकवर्ड, तो वही यहाँ पे अवेलेबल था और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब आता है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में स्पेलिंग्स जो क्वेश्चन, मतलब जो स्पेलिंग्स पूछी गई थी जो सही थी वो तो सही थी, वो तो इजी थी, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई थी। एक था कंटिन्यूअस, ऐसे लेकर के लिखा हुआ था, उसको ऐसा लिखा जाता है, तो स्पेलिंग एरर, एक ही क्वेश्चन आया था स्पेलिंग एरर से। और वैसे तो 2 आने चाहिए स्पेलिंग एरर से, हमेशा
पिछले साल जो हैं 2 आए थे, लेकिन इस बार 1 आया है, तो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। अभी मुझे ध्यान नहीं कि किसने बढ़ाया, बट स्पेलिंग एरर से एक ही क्वेश्चन आया था। एंड आई डिड नॉट बाई, देखो ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं, ये एरर का क्वेश्चन था। आई डिड नॉट बाई नीदर ऑफ द 2 ड्रेसेस। सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे नॉट लगा रहे हो तो फिर आप नीदर क्यों लगा रहे हो? आप दो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें लगा रहे हो तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगी ना एक दूसरे को। सो यहाँ पर आना चाहिए आई डिड नॉट बाई आइदर। नीदर की बजाय आपको आइदर लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉट ऑलरेडी लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई डिड नॉट बाय आइदर ऑफ द 2 ड्रेसेस हो जाएगा। ये पेन एक्चुअली कोई और क्वेश्चन था उससे रिलेटेड लगाया हुआ है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा चेंज कर दिया, पेन की जगह ड्रेस लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? है तो कॉन्सेप्ट नीदर ईदर का ना। उसके बाद था एक माई मदर सेड दैट शी एक्सपेक्टेड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। इसका कैसे बनेगा? तो हैड आ जाएगा। जब यहाँ पे आपको V2 वाली फॉर्म दिख रही है, तो V2 यानी कि हैड हमेशा किस में, सॉरी डिड या डिड वगैरह जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में चेंज होंगे? हैड वाले में चेंज हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हैड से बनेगा। एंड क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था, पूरे 5 में से 5 आप ले सकते थे। क्लोज टेस्ट का मैं अगर मैं बताऊँ तो उसमें था मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत ईजी था कि आज के जो लोग हैं ना, आज के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए या जो लोग कहीं कहीं जगहों पर काम करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी जहाँ पर भी काम करते हैं, उनकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज रैपिड ग्रोथ हो रहा है। और इसमें से एक था रैपिड, एक का आंसर था रैपिड, कि आज रैपिड ग्रोथ हो रही है, इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और एक था प्रॉपर ट्रेनिंग, एक का था प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर नहीं था, सॉरी इम्प्रॉपर ट्रेनिंग लिखा हुआ था। तो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों दोगे आप किसी को भी? ट्रेनिंग दोगे तो अच्छी दोगे ना, तो उसमें आना था रेगुलर, तो रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ था। मतलब क्लोज टेस्ट भी अच्छा था। और कम्युनिकेशन से पहले इफ़ थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो पाँचों के पाँचों बिल्कुल हो सकते थे। ठीक है, तो यही आज का एनालिसिस था। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको देखना और आगे शेयर करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम नहीं देना या ज़रूरत नहीं है इसकी, तो बेकार में देख लिया, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि जहाँ पर भी आप इंग्लिश दोगे ना उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग एक ही कैटेगरी के ही होते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, इसलिए नंबरस क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमेशा से। और करियर ग्लो हमेशा आपको सीटेट में, केवी में, DSSS में हेल्प करता ही है, मतलब एनालिसिस भी लेकर आता है और वैसे क्लासेस भी देता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट, और कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।